मुकाबला हो गया है। 6 दिग्गज पार्टियां और जिस तरह से एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, वो क्या एग्जैक्ट में बदलते हैं वो तो हम आपको बताने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन 4 एग्जिट पोल किसी और पार्टी को की सरकार बना रहे हैं, एमवीए की बना रहे हैं, और बाकी महायुति की बना रहे हैं। इस वजह से पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर हैं। युगल, अपना जवाब कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा था ललित की इस सीट पर अगर बीजेपी को हार अगर होती है तो ये है बीजेपी से सीट खिसकती है तो बहुत सारे सवालों के जवाब है वो देने होंगे। दरअसल बीजेपी शुरू से दावा करती आ रही है और इस सीट पर उनका कब्जा भी है, तो वहीं अगर कांग्रेस इस सीट पर वापसी होती है तो या फिर इस पर कब्जा करती है तो कांग्रेस का आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और उन्हें बूस्टअप करेगा आने वाले समय के लिए। जब आने वाले समय जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके जो निर्णय है वो अलग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस सीट को लेकर के जीत के दावा तो दोनों दल ही कर रहे हैं। 31 प्रत्याशी नोटा मिलाकर मैदान पर हैं। लगभग वोटों को बांटने के लिए देखें कि इस तरह से जो चुनाव में जब खड़ा होते हैं तो लोग 8 से 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, तो इस सीट की वोटों को बांटने की भी पूरी रणनीति है, कूटनीति है, और इस सीट पर रणनीति के साथ साथ कूटनीति भी देखने को मिली है। तो यह है कि बृजमोहन अग्रवाल के नाम है वो इस सीट पर चलता है, लेकिन एक तरफ नारा भी ये भी आया था ललित, तो बृजमोहन नहीं तो कोई और नहीं, तो क्या उस नारे का कितना प्रतिशत है वो कांग्रेस को मिलेगा, आकाश शर्मा को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आकाश शर्मा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा था, उन्होंने भी और खूब प्रचार प्रसार किया, खूब नारा चला युगल, बृजमोहन नहीं तो वोट नहीं, बृजमोहन नहीं तो कोई नहीं। और ये भी किसी से छिपा नहीं कि बृजमोहन अपने राज्य को, अपनी जगह को, अपनी सीट को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, ये सभी जानते हैं। क्या ये भी माने कि इसका भी असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिला है? जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल आम जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। लेकिन जब कैंपेनिंग हो रहा था तो हर जहां पर सुनील सोनी खड़े होते थे वहां पर बृजमोहन अग्रवाल जरूर रहते थे, और जहां बृजमोहन अग्रवाल हैं वहां सुनील सोनी दिखाई देते थे। और सुनील सोनी को उनका खास कैंडिडेट कहा जाता है, उनके पसंदीदा कैंडिडेट भी हैं वो, तो उनके ही इस पर बिहार पर यह कहा जाता है कि उनके ही बिहार पर उन्हें टिकट दिया गया है, तो जिताने का श्रेय बृजमोहन अग्रवाल को ही जाएगा। अगर खिसकती है सीट तो ये बीजेपी के लिए बड़े सवाल होंगे, क्योंकि 8 मंत्री को उस पे उतारा गया था मैदान पर, जो 18 विधायक है उन्हें वहां पर कमान संभालने की जवाबदारी दी गई थी बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी का एक बड़ा जो समूह है, बड़े जो चुनाव कैंपेनिंग में लगे हुए थे, तो ऐसे में सीट खिसकना बिल्कुल 1% की नहीं। दरअसल बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, एक रथ चला जा रहा था, उसमें तमाम दिग्गज खड़े थे, उसमें बृजमोहन अग्रवाल भी थे, लेकिन वो थोड़ा पीछे खड़े थे। हो सकता है उनकी पान खाने की आदत हो, पान खाने पीछे चले गए हो। वैसे बीजेपी बड़ी बेरहमी से राज्यपाल बना देती है, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। आएंगे आपके पास, विजयपुर आपको लिए चलेंगे, लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, राउंड के बारे में जानकारी दें। मेरा ख्याल है 20-21 राउंड के आसपास होनी चाहिए, प्रत्याशी भी सबसे ज्यादा विजयपुर में थे। आज स्थितियां उस दिन के जैसी ना हो जिस दिन वोटिंग हो रही थी, इसके लिए क्या इंतजाम आपको मैदान में नजर आते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब मतगणना की बात करें तो 21 राउंड में ये गिनती पूरी होगी। 16 टेबलें अंदर लगाई गई हैं और सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि निष्पक्ष मतगणना कराई जाएगी, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप हैं लगातार लग रहे हैं कि मतगणना में कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए वो मीडिया का भी सहारा लेने की बात कह रहे हैं कि मीडिया इस मामले में रखे। लेकिन मीडिया को भी मतगणना केंद्र से थोड़ी सी नीचे रखा गया है और मोबाइल का उपयोग, खासतौर पर कैमरे को अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली थी, लगातार बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आई थी, लगातार मतदाताओं को वोट नहीं डालने देने की बात आई थी और प्रशासन की लगातार चुप्पी बनी रही थी। इसे लेकर के 37 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस ने दोबारा से रीपोलिंग कराने की मांग भी की थी। और अब यहां पर किस तरह से मतगणना कराई जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी ललित, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप कलेक्टर किशोर कन्याल पर लगते रहे हैं कि वो
भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। जी। वो तो एक्सपर्ट भी है, किशोर कन्याल एक्सपर्ट हैं, वो पूछ लेते हैं अक्सर किसी की औकात क्या है, किसी की औकात क्या नहीं है। बुधनी पर भी नजर लगातार बनी हुई है, झारखंड पर भी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर बाद जानकारी की एक खिड़की पूरी खुल जाएगी और आप तक सबसे पहले अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ऋतु, अब विजयपुर का फिर से रुक कर लेते हैं। यहाँ पर दीपक, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह का यहाँ पर कुछ ना कुछ इस बार बदलाव होता हुआ नजर आया। हालांकि रामनिवास रावत हमने देखा कि बीजेपी में एकदम से चले गए, मंत्री बना दिया गया, फिर मुकेश मल्होत्रा उनके सामने आ गए। आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा है यहाँ पर, आखिर उस लिहाज से ये पूरा जो चुनाव है आपने कैसे देखा? चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहे, लोगों से बातचीत की, जानने का प्रयास किया क्या क्या मुद्दे यहाँ के हैं, और कहीं ना कहीं पूरा पक्ष, हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी का माहौल रहा, यहां पर एकदम टक्कर की लड़ाई रही। आपने किस तरह की देखी, मुद्दे सबसे ज्यादा क्या रहे यहां पर? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो सकता, ये मतगणना के बाद ही पता लग सकेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल रहा यहाँ पर, 6 बार के विधायक हैं रामनिवास रावत, जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे थे, इस बार बीजेपी की ओर से वो चुनाव लड़े हैं, तो सीधा मुकाबला उनका जो आदिवासी नेता है मुकेश मल्होत्रा हैं उनसे है। ये मुकेश मल्होत्रा वही नेता है जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर के 45,000 के करीब वोट ले गए थे। आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक इस क्षेत्र में है, करीब 70,000 मतदाता है। इसके अलावा कुशवा और जाटव समाज की नाराजगी भी बीजेपी से कहीं ना कहीं रही है, तो इसे लेकर के एक बड़ा नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में होता दिख रहा था। और लगातार इसी को लेकर के बीजेपी ने कोशिश भी की थी, लगातार सीएम से लेकर के तमाम दिग्गज नेता इस क्षेत्र में लगे थे ताकि बहुत सारी कोशिश हुई। और बहुत दिलचस्प ये चुनाव थे विजयपुर के अलावा ही जो एक दिलचस्प चुनाव है वो महाराष्ट्र के हैं। प्रणाली आपको नजर आ रही होंगी, अपडेट भी वो लगातार फोन पर ले रही हैं। प्रणाली के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रणाली, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, बहुत दिलचस्प है मुंबई के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव माफ कीजिएगा। ये ऐसी जगह होगी जहां चूंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, तो अगर चुनाव प्रणाली सही से काम करेगी तो ऐसा लगता है कि 2-2:30 बजे के आसपास बहुत सारे फोन इधर से उधर से इधर आना जाना करेंगे। एक बात, दूसरी बात, राजनीतिक तीर्थ का चलन बढ़ा है, तो हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर राजनीतिक तीर्थ तलाशे जाएं, फोन इधर से उधर जाएंगे। आपको क्या लगता है प्रणाली? जी, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में जितने भी तज्ञ है उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव इस बार सबसे अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है, उसके बाद इस बार के चुनाव में मतदाता हो या फिर नेता हो, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि किसकी स्थिति जो है वो ज्यादा मजबूत है। हालांकि जो रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, काफी गोलमोल है और काफी जो है कंफ्यूज करने वाले वो है। इस वजह से कंफ्यूज करने वाले क्योंकि वैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है, किसी भी एक दल को या एक आघाड़ी या एक युति को जो है वो पूरी तरीके से बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताना इस बार बेहद ही कठिन है। मैं इस वक्त माहिम विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल जो लड़ाई है वो होने वाली है, क्योंकि यहां पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जो है वो यहां पर खड़े हैं और करीब 2 लाख मतदाताओं ने यहां पर मतदान किया हुआ है। मुंबई शहर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है, तो इसलिए जब तक मतगणना नहीं शुरू होती या रुझान आने शुरू नहीं हो जाते, कुछ भी बताना बेहद मुश्किल है। यहां पर अगर हम देखें तो त्रिशंकु जो है वो चुनाव हुआ है, क्योंकि शिवसेना यानी शिंदे की जो शिवसेना है उन्होंने यहां पर उम्मीदवार खड़ा किया था। अमित ठाकरे यहां पर चुनाव में खड़े और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से भी यहां पर जो है उम्मीदवार थे। इसीलिए बढ़ा हुआ जो मतदान है वो किसके पास जाएगा या किसको जिताएगा ये बताना बेहद मुश्किल है। और जिस तरीके की ये सीट है वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र की कई सीटों पर हमें नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि करीब 90 सीटें ऐसी हो सकती है जो 1-2 हजार के फर्क से जो है वो जीत कर आ सकती है, और कई कद्दावर नेता जो है वो इस बार चुनाव हार भी सकते हैं, और कई जिनको लोगों ने मामूली समझा ऐसे लोग यहां पर जीत कर आ सकते हैं। तो इसीलिए
लिए जो छोटे दल है या छोटे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जो जीत कर आने वाले हैं, वो इस बार किसकी सरकार बनेगी, यानी कि महाराष्ट्र का भवितव्य क्या होगा, ये वो तय करने वाले हैं। वाकई प्रणाली, महाराष्ट्र का महारथी कौन होगा?